क्या होगा अगर मैं कहूँ कि एक पूरी तरह से तैयार प्रोफेशनल क्वालिटी का गाना जिसे बनाने में आमतौर पर किसी स्टूडियो को एक पूरा महीना लग जाता है, वो अब सिर्फ 48 घंटों में आपके हाथ में हो सकता है। मतलब जरा सोचिए, आज हम जिस दौर में जी रहे हैं जहां इंटरनेट पर हर दिन लाखों वीडियो और रील्स बन रहे हैं, वहां संगीत उद्योग अभी भी पुराने बहुत धीमे तरीकों से चल रहा है। बिल्कुल बहुत धीमे। लेकिन आज की हमारी इस चर्चा में हम जो दस्तावेज और पिच डेक देख रहे हैं, वे इशारा कर रहे हैं कि ये सब बहुत तेजी से बदलने वाला है। हाँ, और ये बदलाव मामूली नहीं है। ठीक है, आइए इसे अनपैक करते हैं। आज हम विजनरी वॉइस मीडिया प्राइवेट लिमिटेड और उनके फ्लैगशिप प्रोडक्ट एक्सप्रेस इन म्यूजिक के बारे में बात करने वाले हैं। बिल्कुल। हमारा मिशन ये समझना है कि क्यों इस कंपनी को निवेशकों के लिए एक अभूतपूर्व अवसर माना जा रहा है। मतलब हम सिर्फ एक ऐप या किसी म्यूजिक लेबल की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि भविष्य के डिजिटल मीडिया इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। और यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो ये है कि ये केवल एक और स्टार्टअप नहीं है जो किसी एक छोटी सी समस्या को हल करने की कोशिश कर रहा हो। सही कहा। अक्सर हम देखते हैं कि टेक कंपनियां एक फीचर बनाती हैं और उसे ही पूरा बिजनेस मान लेती हैं। लेकिन विजनरी वॉइस मीडिया का नजरिया बहुत अलग है। वे क्रिएटर इकोनॉमी का पूरा बुनियादी ढांचा तैयार कर रहे हैं। यानी एक पूरा एंड टू एंड इकोसिस्टम है ना? बिल्कुल, एक ऐसा इकोसिस्टम जहां कंटेंट का निर्माण, उसका वितरण और उससे पैसे कमाने की पूरी प्रक्रिया एक ही जगह पर हो सके। ये बहुत जरूरी पॉइंट है। इससे पहले कि हम उनके मुख्य प्रोडक्ट पर बात करें, मुझे लगता है इस पूरे इकोसिस्टम को समझना होगा। मतलब अगर हम इसे टेक की दुनिया से जोड़ें, तो सोचिए कि Amazon वेब सर्विसेज या AWS ने इंटरनेट के लिए क्या किया। उन्होंने सर्वर्स और डेटाबेस का इंफ्रास्ट्रक्चर दिया। एकदम सही। किसी भी कोडर को अपना सर्वर रूम नहीं बनाना पड़ा, वे सीधा अपनी कोडिंग पर ध्यान दे सकते थे। विजनरी वॉइस मीडिया डिजिटल क्रिएटर्स के लिए बिल्कुल वही AWS बना रहा है। सही बात है। वे प्लेटफॉर्म, टूल्स और नेटवर्क दे रहे हैं ताकि कोई भी क्रिएटर या ब्रांड सिर्फ अपनी रचनात्मकता पर ध्यान दे सके, बाकी सारा सिरदर्द ये इकोसिस्टम संभालेगा। मतलब अगर कंटेंट गाड़ियां हैं, तो ये हाईवे और पेट्रोल पंप बना रहे हैं। ये AWS और हाईवे वाली तुलना बहुत सटीक है। देखिए, निवेश के नजरिए से ये मॉडल जोखिम को बहुत कम कर देता है। अच्छा, वो कैसे? जब कोई कंपनी केवल एक प्रोडक्ट बनाती है, तो वो इस बात पर निर्भर होती है कि वो प्रोडक्ट हिट होगा या फ्लॉप। सारा दाव एक ही चीज पर। बिल्कुल। लेकिन जब आप पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं, तो आपके रेवेन्यू के कई रास्ते खुल जाते हैं। चाहे कोई भी क्रिएटर हिट हो या कोई भी ब्रांड सफल हो, अगर वे आपके इकोसिस्टम का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कंपनी का मुनाफा तय है। एकदम तय है। तो चलिए अब उस मुख्य इंजन की बात करते हैं जो उस पूरे इकोसिस्टम को चला रहा है। हम बात कर रहे हैं एक्सप्रेस इन म्यूजिक की। इनके दस्तावेजों में इसे एक एडवांस्ड म्यूजिक प्रोडक्शन और डिजिटल ऑडियो कंटेंट प्लेटफॉर्म कहा गया है। ये व्यक्तिगत जरूरतों जैसे शादी या जन्मदिन के गानों से लेकर कमर्शियल जिंगल्स और राजनीतिक अभियानों के एंथम तक सब कुछ बनाता है। और इनकी प्राइसिंग स्ट्रेटेजी भी काफी सॉलिड है। हाँ, इनकी प्राइसिंग बहुत दिलचस्प है। 4,719 रुपीज में कोई भी इंसान अपनी सालगिरह के लिए एक कस्टम गाना बनवा सकता है। ब्राइड्स के लिए जो कमर्शियल पैकेज है वो 10,738 रुपए का है। और इंस्टीट्यूशनल पैकेज भी है, राइट? हाँ, बड़े राजनीतिक अभियानों या NGOs के लिए इंस्टीट्यूशनल पैकेज 24,780 रुपए का है। लेकिन रुकिए, यहाँ मेरे दिमाग में एक बहुत ही स्पष्ट सवाल आता है। बताइए। बाजार में पहले से ही कई म्यूजिक स्टूडियो हैं, अनगिनत फ्रीलांस म्यूजिशियन मौजूद हैं। क्या ये केवल एक और एजेंसी नहीं है? ये इतना खास क्यों है कि इसे निवेश का इतना बड़ा अवसर बताया जा रहा है? ये सवाल किसी के भी मन में आना स्वाभाविक है। इसका जवाब पारंपरिक स्टूडियो की सीमाओं में छुपा है। देखिए, एक आम रिकॉर्डिंग स्टूडियो एक लीनियर या रेखीय तरीके से काम करता है। मतलब एक के बाद एक चीजें करना। बिल्कुल। एक संगीतकार धुन बनाएगा, फिर गायक आएगा, फिर मिक्सिंग होगी। एक स्टूडियो अपनी पूरी क्षमता पर भी महीने में 10 या 15 गाने ही बना सकता है। समय लगता है उस प्रक्रिया में। लेकिन एक्सप्रेस इन म्यूजिक एक पारंपरिक स्टूडियो नहीं है। ये एक डिजिटल फैक्ट्री है। उन्होंने उत्पादन प्रक्रिया को पूरी तरह से तकनीकी इकोसिस्टम में बदल दिया है। मतलब वे व्यक्तिगत स्पर्श को बनाए रखते हुए हजारों प्रोजेक्ट्स पर एक साथ काम कर सकते हैं। एकदम सही।
यही इनकी स्केलेबिलिटी है। लेकिन वो ऐसा कर कैसे रहे? मतलब आज हर कोई एआई या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द का इस्तेमाल कर रहा है, मानो ये कोई जादू की छड़ी हो। हाँ, हर स्टार्टअप पिच में एआई होता है आजकल। वही तो, इनकी पिच डेक में भी लिखा है कि वे एआई असिस्टेड कंटेंट क्रिएशन टूल और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं। पर ज़मीनी स्तर पर ये काम कैसे करता है? क्योंकि एक 30 दिन की प्रक्रिया को 48 से 72 घंटे में बदलना कोई छोटी बात नहीं है। इसे ऐसे समझते हैं, पारंपरिक तरीके में अगर किसी एनजीओ को एक ही कैंपेन के लिए बंगाली और तमिल में गाना चाहिए तो स्टूडियो को 2 अलग-अलग टीम्स को खोजना होगा। बहुत झंझट का काम है। बहुत। लेकिन इनके वर्कफ्लो में एआई सिस्टम सबसे पहले क्लाइंट के मूड प्रॉम्प्ट के आधार पर बैकग्राउंड म्यूजिक और बुनियादी धुन तैयार कर देता है, जिसमें इंसान को हफ्तों लगते वो काम एआई कुछ ही मिनटों में कर देता है। वाओ, कुछ ही मिनटों में? हाँ, और उसके बाद इंसान की भूमिका शुरू होती है। उनका क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर दुनिया भर के गायकों को जोड़ता है। तो बंगाल में बैठा एक गायक और चेन्नई में बैठा दूसरा गायक उसी एआई निर्मित ट्रैक पर अपनी आवाज रिकॉर्ड करते हैं। अच्छा, तो एआई बुनियादी ढांचा तैयार करता है और इंसान उसमें आत्मा डालते हैं। बिल्कुल। फिर उनके साउंड इंजीनियर्स फाइनल मिक्सिंग करते हैं। यही कारण है कि वो इतनी आसानी से 48 घंटों में डिलीवरी दे पाते हैं। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि जब आप इस रफ्तार से काम करते हैं तो इसके वित्तीय आंकड़े हैरान करने वाले होते हैं। नंबर तो वाकई कमाल के हैं। सच में, जब मैंने इनके पहले साल के अनुमान देखे तो एक पल के लिए मुझे लगा कि शायद मैंने कोई शून्य ज्यादा पढ़ लिया है। वे महीने में केवल 20 कार्य दिवस मानकर चल रहे हैं। फिर भी पहले साल के लिए उनका अनुमान 76,100 ऑर्डर का है। और अगर आप इसे उनकी औसत बिलिंग से गुणा करें, हाँ, जो कि लगभग 4,500 रुपए प्रति ग्राहक है, तो पहले साल का रेवेन्यू सीधे 35 करोड़ रुपए के पार चला जाता है। ये एक बहुत बड़ा नंबर है। बहुत बड़ा। जरा सोचिए, हर बार जब आप इंस्टाग्राम पर किसी लोकल बेकरी का कोई कैची जिंगल सुनते हैं या किसी दोस्त की शादी में कोई कस्टमाइज्ड गाना बजता है, तो बहुत संभव है कि वो इसी तरह के किसी प्लेटफॉर्म से निकला हो। बिल्कुल, डिमांड बहुत ज्यादा है। लेकिन मुझे यहाँ थोड़ी शंका हो रही है। 35 करोड़ रुपए का राजस्व ठीक है, लेकिन उनके दस्तावेजों के अनुसार उनका अनुमानित खर्च सिर्फ 9 से 11 करोड़ रुपए के बीच है। इसका मतलब है कि वे पहले ही साल में 24 से 26 करोड़ रुपए के ऑपरेटिंग प्रॉफिट की उम्मीद कर रहे हैं। क्या पहले साल के स्टार्टअप के लिए प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज्यादा अवास्तविक नहीं है? अगर हम इसे व्यापक परिप्रेक्ष्य से जोड़ें तो ये मार्जिन पूरी तरह से तार्किक लगने लगता है। इसके 2 मुख्य कारण हैं। अच्छा, बताइए। पहला, जैसा कि हमने अभी बात की, उनका वर्कफ्लो एआई टूल्स और टेम्पलेट आधारित सिस्टम की वजह से उनका उत्पादन खर्च पारंपरिक स्टूडियो के मुकाबले ना के बराबर है। हाँ, वो तो है, खर्चे काफी कम हो जाते हैं। लेकिन दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण कारण है डिजिटल आईपी या डिजिटल संपत्तियों का निर्माण। पारंपरिक मॉडल में क्या होता है, आपने गाना बनाया, ग्राहक ने पैसे दिए, बात खत्म, ट्रांजैक्शन पूरा हो गया। राइट। लेकिन यहाँ हर बार जब एक्सप्रेशन म्यूजिक कोई नया गाना बनाता है तो वो केवल एक उत्पाद नहीं दे रहा है। उस गाने के बोल, एआई द्वारा बनाई गई धुनें और वोकल एसेट्स उनके डेटाबेस में जुड़ जाते हैं। ओहो, मतलब वो संपत्तियां भविष्य में स्ट्रीमिंग और कमर्शियल लाइसेंसिंग के लिए इस्तेमाल हो सकती है। बिल्कुल। और आने वाले एआई मॉडल्स को प्रशिक्षित करने के लिए भी, यानी वे एक ही काम से जीवन भर की रॉयल्टी जनरेट करने वाला इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं। तो मूल रूप से वे एक ऐसा डेटाबेस बना रहे हैं जो समय के साथ और भी ज्यादा मूल्यवान होता जाएगा। ये वाकई बहुत स्मार्ट है। बहुत सॉलिड लॉन्ग टर्म विजन है। हाँ। अब इन सब बातों को देखते हुए कोई भी निवेशक ये सोचेगा कि इस मुनाफे में हिस्सा कैसे लिया जाए। इनके पिच टेक में जो निवेश मॉडल दिए गए हैं वो भी उतने ही दिलचस्प है। हाँ, उनके मॉडल्स काफी अलग हैं। पहला विकल्प है 25 लाख रुपए का ROI मॉडल। इसमें निवेशक को प्रोडक्ट रेवेन्यू से 5% रॉयल्टी मिलती है, जो चौथे महीने से शुरू हो जाती है, और ये तब तक मिलती है जब तक कि निवेशक को उसका 3 गुना यानी 75 लाख रुपए वापस ना मिल जाए। 3 गुना रिटर्न। और दूसरा मॉडल? दूसरा विकल्प उनके लिए है जो और बड़ा दांव खेलना चाहते हैं, 1 करोड़ रुपए का प्रोडक्ट इक्विटी मॉडल। इसमें 15% इक्विटी यानी कंपनी में हिस्सेदारी मिलती है। ओके। इसे 2 हिस्सों में बांटा गया है, 25 लाख शुरुआत में और 75 लाख 6 महीने बाद। और
सबसे चौंकाने वाली बात, इस 15% इक्विटी के साथ साथ उन्हें चौथे महीने से 5% रॉयल्टी भी मिलती है, जब तक कि उनका शुरुआती निवेश वापस ना आ जाए। ये सुनने में बहुत आकर्षक लगता है। तो इस सब का मतलब क्या है? मैं ईमानदारी से कहूं तो ये मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है। कंपनी अपनी इक्विटी भी दे रही है और ऊपर से अपने राजस्व का एक हिस्सा नकद रॉयल्टी के रूप में भी लौटा रही है। हाँ। क्या वे इतनी आक्रामक रणनीति अपनाकर अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी नहीं मार रहे हैं? इससे एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है कि कोई भी कंपनी अपने मुनाफे को इस तरह क्यों बांटेगी। वही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा। लेकिन अगर आप इसे एक निवेशक की मनोवैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो ये एक मास्टर स्ट्रोक है। इसे डी रिस्किंग कहते हैं। इसे ऐसे समझें, मान लीजिए आपने किसी बेकरी में पैसा लगाया है। आमतौर पर जब तक बेकरी बिक ना जाए या शेयर बाजार में ना आ जाए, आपका पैसा फंसा रहता है। हाँ, ये लिक्विडिटी का सबसे बड़ा डर होता है निवेशकों का। एकदम सही। लेकिन एक्सप्रेशन म्यूजिक क्या कर रहा है? वो कह लें, हम आपको बेकरी में हिस्सेदारी भी देंगे और पहले दिन से बिकने वाले हर केक में से नकद हिस्सा भी देंगे। वाह! मतलब निवेशक को चौथे महीने से ही अपने बैंक अकाउंट में पैसा वापस आता हुआ दिखने लगता है। बिल्कुल। ये मॉडल उनके डर को पूरी तरह खत्म कर देता है और इस प्रस्ताव को लगभग अस्वीकार न करने योग्य बना देता है। साथ ही ये इस बात का भी सबूत है कि कंपनी को अपने मशीन लर्निंग वर्कफ्लो और कैश फ्लो पर कितना गहरा आत्मविश्वास है। ये बहुत ही चतुर तरीका है निवेशकों का भरोसा जीतने का। लेकिन अगर वे रॉयल्टी के जरिए इतना सारा कैश वापस निवेशकों को दे रहे हैं, तो कंपनी लंबे समय में कैसे बचेगी? ये एक जायज चिंता है। भविष्य में उनके पास असली पैसा कहाँ से आएगा? जब हम उनके 5 वर्षीय अनुमानों पर नजर डालते हैं, तो ये तस्वीर साफ होने लगती है। ये सिर्फ एक्सप्रेशन म्यूजिक पर निर्भर नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। यही वो जगह है जहां वो इकोसिस्टम वाली बात वापस आती है। उनके दस्तावेजों में 2 और प्रमुख इंजनों का जिक्र है जो लंबी रेस में राजस्व लाएंगे। पहला है विजन म्यूजिक, जो उनका ग्लोबल म्यूजिक डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है। ये प्लेटफॉर्म कलाकारों को अपना संगीत दुनिया भर में पहुंचाने में मदद करता है। इसके अनुमान बताते हैं कि ये पहले साल के 3 करोड़ रुपए से बढ़कर 5वें साल में 8.5 करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगा। ओके। और 5 सालों में अकेले इस डिवीजन का कुल राजस्व 27 करोड़ रुपए अनुमानित है। और दूसरा बड़ा इंजन है उनका सर्विसेज डिवीजन। देखिए, आज के डिजिटल युग में सिर्फ कंटेंट बनाना काफी नहीं है, उसे सही दर्शकों तक पहुंचाना और उससे पैसा कमाना भी उतना ही जरूरी है। बिल्कुल, मार्केटिंग सबसे जरूरी है। हाँ, और ये डिवीजन मार्केटिंग और ब्रांड सॉल्यूशंस का काम देखता है। और इसके आंकड़े तो और भी विशाल है। पहले साल में 9.5 करोड़ रुपए से शुरू होकर 5वें साल में ये सीधे 31 करोड़ रुपए तक पहुंचने का अनुमान है। मतलब 5 साल में सिर्फ सर्विसेज से कुल 99 करोड़। जी हाँ, 99 करोड़। जब आप इन सबको मिलाते हैं, एक्सप्रेस इन म्यूजिक की तेज रफ्तार, विजन म्यूजिक का वितरण और सर्विसेज डिवीजन की मार्केटिंग ताकत, तो ये साफ हो जाता है कि वे 5 वर्षों में 500 करोड़ रुपए से अधिक के मूल्यांकन का लक्ष्य क्यों रख रहे हैं। एक पूरा लूप बन जाता है। बिल्कुल, ये एक ऐसा इकोसिस्टम है जहां हर डिवीजन दूसरे को खुराक देता है। क्रिएटर संगीत बनाता है, नेटवर्क उसे डिस्ट्रीब्यूट करता है और सर्विसेज टीम उसकी मार्केटिंग करती है। पैसा इस इकोसिस्टम से बाहर जाता ही नहीं है। ये वास्तव में डिजिटल व्यापार को स्केल करने का एक शानदार उदाहरण है। तो अगर हम आज के इस विश्लेषण को समेटें, तो हमने देखा कि विजनरी वॉइस मीडिया सिर्फ गाने नहीं बना रहा है। वे AI और क्लाउड तकनीक का उपयोग करके उत्पादन के समय और लागत को खत्म कर रहे हैं। उनके पास एक ऐसा वित्तीय ढांचा है जहां शुरुआती खर्च बहुत कम है और मुनाफा बहुत ज्यादा। और निवेश मॉडल भी एकदम से सेफ है। हाँ, उनके निवेश मॉडल इस तरह से डिजाइन किए गए हैं कि वे जोखिम को कम करते हैं और निवेशकों को तुरंत रिटर्न देना शुरू कर देते हैं। और ये सब एक ऐसे बाजार में हो रहा है जो हर दिन अपनी ही सीमाएं तोड़ रहा है। क्रिएटर इकोनॉमी अभी भी अपने शुरुआती दौर में है और जो लोग आज इसका इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, वही आने वाले दशकों में इस पर राज करेंगे। बिल्कुल, लेकिन इस पूरे रोड मैप और इन भारी भरकम नंबरों को देखते हुए मेरे दिमाग में एक और विचार आया जिसने मुझे सच में सोचने पर मजबूर कर दिया। अच्छा, क्या विचार है? आमतौर पे जब कोई निवेशक पैसा लगाता है तो वो किसी सॉफ्टवेयर में, किसी रियल एस्टेट में या किसी फैक्ट्री में निवेश कर रहा होता है। फिजिकल या डिजिटल एसेट्स में। हाँ, लेकिन जरा सोचिए, जब आप एक्सप्रेस इन म्यूजिक जैसी किसी चीज में निवेश कर रहे हैं, तो वो असल में क्या है? वो सिर्फ एक ऑडियो फाइल या एक कोड नहीं है।
अगर कोई पिता अपनी बेटी के जन्मदिन के लिए गाना बनवाता है या कोई छोटा व्यापारी अपने जीवन भर की जमा पूंजी से शुरू किए गए स्टार्टअप के लिए एक जिंगल बनवाता है। एकदम सही। वो एक भावना है, मतलब इसे हम इमोशनल कॉमर्स कह सकते हैं। वाह, इमोशनल कॉमर्स, ये टर्म बहुत सटीक है ना? आप असल में मानव भावनाओं के डिजिटल अभिलेखागार में निवेश कर रहे हैं। और अगर हम भविष्य की बात करें तो ये और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। आने वाले कल के एआई मॉडल्स को प्रशिक्षित करने के लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या होगी? इंसान की भावनाएं समझना। बिल्कुल। कोड लिखना तो एआई सीख चुका है, लेकिन मानवीय भावनाओं को समझना और उन्हें व्यक्त करना अगला बड़ा फ्रंटियर है। बिल्कुल। और यही वो विचार है जिसके साथ मैं आज की चर्चा को समाप्त करना चाहती हूँ। आने वाले कल के एआई को प्रशिक्षित करने के लिए सबसे कीमती संपत्ति केवल डेटा पॉइंट नहीं होंगे। सही कहा। वे यही भावनाएं, यही आवाजें और यही डिजिटल आईपी होंगे जो मानव अनुभव को परिभाषित करते हैं। क्या भविष्य का सबसे बड़ा बाजार वही होगा जहां तकनीक हमारी भावनाओं को सबसे बेहतर ढंग से समझ सके और उसे एक संगीत के रूप में ढाल सके? ये सोचने वाली बात है। जब विजनरी वॉइस मीडिया ये इकोसिस्टम बना रहा है तो वो केवल आज के कंटेंट की ज़रूरतें पूरी नहीं कर रहे हैं, वो भविष्य के लिए भावनाओं का एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं जिसका वास्तविक मूल्य शायद आज हम पूरी तरह से आंक भी नहीं सकते। बिल्कुल सही। इस विचार के साथ हम आज के इस विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं। इन दस्तानेज़ों ने हमें जो दिखाया है वो क्रिएटर इकोनॉमी के भविष्य की एक बहुत ही स्पष्ट और आकर्षक झलक है।